पर चैप्टर के हिसाब से। जैसे आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी का पहला पार्ट शुरू होने वाला है और आज से हम लोग डेली शाम में इंडियन पॉलिटी का थ्योरी कवर करेंगे और साथ ही साथ इस थ्योरी के साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू तुरंत लगाएंगे। तो हम लोग डेली जितना क्वेश्चंस कर पाएंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आज से हम लोग थ्योरी सेशन भी कवर करेंगे। जैसे इंडियन पॉलिटी का हम लोग अभी थ्योरी सेशन करने वाले हैं और थ्योरी सेशन में कम से कम एक पूरा चैप्टर को कवर करेंगे और जितना कम समय में होगा उस पूरा चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे और चैप्टर क्लियर होते ही इसका अभी हम लोग सेट लगाएंगे। तो अभी इंडियन पॉलिटी का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो बेसिक पार्ट है, जहाँ से इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन जहाँ से हिट करता है बार बार, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटी का बेसिक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो लाइव सेशन है इसको शुरू कर रहे हैं और इसका पहला भाग हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो इंडियन पॉलिटी में अभी जो बेसिक चीज़ है उसको पहले कवर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है संविधान, तो भारतीय संविधान के बारे में पूछ रहे हैं, संविधान होता क्या है, पहले यह जानते हैं संविधान होता क्या है, फिर जानते हैं कि इसके अंदर कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखेंगे। इसके सभी पार्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान होता क्या है, फिर आगे इसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी चेक करेंगे। तो भारतीय संविधान क्या होता है, देखिए किसी भी देश का संविधान माध्यम से किसी राज्य, किसी क्षेत्र या किसी देश पर हम क्या करते हैं, वहां के जनता पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था का के द्वारा नियंत्रण स्थापित। किसी देश में संविधान लिखित होता है, किसी देश में संविधान अलिखित होता है। किसी देश के संविधान लिखित होता है और किसी किसी देश का संविधान अलिखित होता है। जैसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिखा हुआ। भारतीय संविधान कैसा है, लिखा हुआ। अब भारतीय संविधान के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। इसका नींव जो है ना, इसका नींव 1757 ईस्वी से ही रखा जा चुका था, अंग्रेज के द्वारा 1757 ईस्वी के ही समय में इसका नींव रखा जा चुका था और समय समय पर इसमें संशोधित होते 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 अभी जो हम लोग का जो संविधान का जो मूल रूप है, जो मूल ढांचा है, खास करके हम उसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पीछे आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल जो इसका मूल पार्ट है भारतीय संविधान का, उसका हम लाइव कवर करेंगे। देखिए भारतीय संविधान का जो पहला भाग है हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान में जो अभी मोटा मोटी तौर पर पढ़ने को है, देखिए जैसे किसी किताब में क्या होता है कि उसका चैप्टर होता है और उसके बाद उस चैप्टर में कुछ कंटेंट होते हैं, चैप्टर में कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो किसी किताब में मान लीजिए कोई एक्सरसाइज है, उसकी संख्या मान लीजिए 10 है, 20 है, 25 है, 30 है। उसी तरह भारतीय संविधान के जो बुक है उसमें टोटल अभी 22 चैप्टर्स मान के चलिए और इसी चैप्टर्स को हम लोग बोलते हैं भाग। इसी चैप्टर्स को क्या बोलेंगे, भाग। तो इस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो भाग की संख्या है 22। यह चीजें नोट करने वाली हैं। भारतीय संविधान में टोटल भाग की संख्या 22 है, जबकि इसके अंदर जो कंटेंट दिया है, टॉपिक्स दिए हैं, वो टोटल मिलाकर इसमें भारतीय संविधान में 395 टॉपिक कहेंगे और जिसको हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग बोलेंगे ये 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। देखिए हम लोग अभी आज से स्टार्ट करेंगे इसका पहला भाग। भारतीय संविधान के पहला भाग में क्या दिया हुआ, किस चीज के बारे में चर्चा किया हुआ। तो भारतीय संविधान का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का चर्चा किया हुआ। भारतीय संविधान के पहले भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का चर्चा किया हुआ है। और अनुच्छेद 1 क्या कहता है, आगे देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 1 के बारे में अगर बात करें तो कह रहा है अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 चर्चा करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, यह संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए यहाँ पर क्या किया है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया है और साथ ही साथ भारत शब्द का भी प्रयोग किया है। यानी भारतीय संविधान में भारत और इंडिया दोनों ही शब्द का प्रयोग किया हुआ है, भारत अर्थात इंडिया दोनों ही शब्द का प्रयोग किया हुआ है।
और यहीं पर इंग्लिश वर्जन में भी देख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत, दोनों ही शब्द का प्रयोग किया हुआ, और दोनों शब्द का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को किस तरह से परिभाषित करता है। देखिए भारत को किस तरह से, हमारा भारत है क्या, एक्चुअल में भारत का परिभाषा क्या है, इसको कैसे परिभाषित करता है, तो कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहां पर इस बात का मतलब समझिए, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है। यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, देखिए यहां पर एक होता है संघ, संघ का मतलब होता है यूनियन, और उसी दूसरा संघ का मतलब होता है फेडरेशन, संघ का मतलब होता है फेडरेशन। ये इन दोनों में फर्क क्या है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर क्या होता है संघ व्यवस्था है, बहुत सारे देश है जहां पर इंडियन जैसे संघ व्यवस्था है, वहां पर भी संघ व्यवस्था है, लेकिन और देशों के संघ व्यवस्था में और भारतीय संघ व्यवस्था में क्या अंतर है, इसको जानिए। संघ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन वह होता है जैसे कोई देश प्रांत है, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े में प्रांत है, राज्य है, वह क्या करता है इन छोटे छोटे राज्यों पर नियंत्रण पूरा का पूरा एक केंद्र सरकार का होता है। इस छोटे छोटे राज्य प्रांत पर नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। यह केंद्र सरकार जब चाहे इस राज्य को दो भाग में तोड़ सकता है, या इस राज्य के साथ तीसरे राज्य को मिला सकता है। यह किसके पास शक्ति होती है, ये पूरे देश के केंद्रीय शक्ति के पास पावर होता है। यह इस तरह के संघ को हम लोग बोलते हैं यूनियन। इसमें क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे राज्य जुड़े हुए हैं और इनकी शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। इससे ये छोटे राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, बाहर से कोई राज्य इसमें आके मिल सकता है, यह संविधान में लिखा है, लेकिन इससे कोई राज्य चाहेगा हम अपने आप को अलग कर ले, ऐसा कानून संविधान में, संघीय व्यवस्था में, यूनियन व्यवस्था में नहीं होता है। जबकि मान लीजिए फेडरेशन, फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन जैसे क्या होता है कि यहाँ छोटे छोटे राज्य पहले से कोई अलग अलग राज्य हैं, 2 4 10 जो भी हैं, एक से अधिक राज्य, उसकी क्या करती है छोटी छोटी शक्तियां, कुछ कुछ शक्तियां क्या करती है किसी केंद्र में स्थापित की जाती है, और वहां क्या करती है यह केंद्र जो है इन सभी राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण करता है, और फिर यह देश का जो निर्माण हुआ है इन देश में एक कानून व्यवस्था को तैयार किया जाता है, जिससे कि इन छोटे छोटे राज्यों में प्रशासन को चलाया जा सके। लेकिन इस संविधान में क्या होता है, इस तरह के संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि यह जो छोटे छोटे राज्य हैं ये अपने आप को कभी भी इससे बाहर कर सकते हैं, छोटे छोटे राज्य कभी भी बाहर कर सकते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान कैसा है, फेडरेशन। अमेरिका के संविधान में किस चीज का चर्चा किया गया, फेडरेशन का, और फेडरेशन व्यवस्था में अमेरिका का जो भी पार्ट्स है, राज्य है, वो कभी भी उससे अलग हो सकता है। अमेरिका कंट्री के कोई भी राज्य उससे कभी भी कानून बनाकर उससे अलग हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में कैसा व्यवस्था है, फेडरेशन व्यवस्था है, जबकि भारत में कैसा व्यवस्था है, यूनियन व्यवस्था है। और जब भारत में यूनियन व्यवस्था है तो यहां से भारतीय राज्य कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता, यह कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में इस तरह का चर्चा कभी कहीं किया ही नहीं गया, भारतीय संविधान को इस हिसाब से लिखा गया। अब भारत को यूनियन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी चर्चा करेंगे, और अमेरिका फेडरेशन क्यों है। देखिए भारत को यूनियन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अमेरिका कैसा है, एक फेडरेशन है, जबकि भारत कैसा है, यूनियन है। तो भारत में यूनियन व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में फेडरेशन व्यवस्था है। आगे देखिए हम लोग अनुच्छेद 2 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 2 की चर्चा, अनुच्छेद 2 में क्या शक्ति दिया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या कहता है कि अनुच्छेद यह संसद को अधिकार देता, अनुच्छेद किसको अधिकार देता है, संसद को अधिकार देता। अभी चर्चा की कि भारत एक यूनियन है, अब यूनियन है तो इसमें यूनियन जो यूनाइट रखने की पावर है वह किसके पास है, तो संसद को अधिकार देता है कि भारत का कोई भी राज्य या क्षेत्र सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन किसके पास है, संसद के पास यह अधिकार है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है, यह ऐसा अधिकार है जिसपे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, अर्थात इसको 368 अनुच्छेद 368 से भी बाहर रखा गया, अनुच्छेद 368। अब अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि जो भी कानून व्यवस्था भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का अनुमति चाहिए और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए। जबकि यह जो अनुच्छेद 2 की बात कर रहा है, अनुच्छेद 2 के बारे में जो प्रावधान है उसको 368 से बाहर रख दिया गया। अब अनुच्छेद 2 में अगर परिवर्तन करना है तो संसद डायरेक्ट यह परिवर्तन कर सकता है, बिना उस राज्य की अनुमति का, बिना राष्ट्रपति की अनुमति का। तो इतना पावर देता अनुच्छेद 2 किसको, संसद को। कैसा पावर देता है
किसी राज्य, भारत के किसी राज्य, क्षेत्र या उसके सीमा में नाम परिवर्तन करना है, या एक राज्य को दूसरे के साथ मिलाना है, या एक राज्य को दो भाग में तोड़ना है, तो यह पावर किसके पास है? संसद के पास है। देखिए उसी प्रकार से अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है, सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 में जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 2 में एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम को क्या किया गया? सिक्किम को भारत में मिला गया। देखिए यहाँ पर सिक्किम राज्य यहाँ पर दिखेगा। सिक्किम को भारत में मिलाना था तो क्या किया गया? भारत में मिलाना था तो सबसे पहले अनुच्छेद 2 में परिवर्तन किया गया, यानी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 2 में क्या होता है? संशोधन। अगर कोई मान लीजिए जिस चीज का चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है, जिस राज्य के बारे में चर्चा नहीं है संविधान में, उसके बारे में अगर चर्चा करना है तो सबसे पहले भारत में क्या करना पड़ेगा? भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन कहां पर किया जाएगा? जिस क्षेत्र में भारतीय संविधान के जिस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, किसी नई चीज को जोड़ेंगे, ऐड ऑन करेंगे, वहीं पर हम लोग क्या करेंगे? इसका संशोधन करेंगे। जैसे भारत के संविधान में राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 2 किसके बारे में चर्चा करता है? भारत के राज्य और उनके क्षेत्र के बारे में। राज्य और उनके क्षेत्र के बारे में। तो राज्य और उनके क्षेत्र सीमा के बारे में चर्चा, और उसमें बदलाव के लिए किसके पास पावर है? तो संसद के पास पावर है। तो यह संसद इस राज्य और क्षेत्र की सीमा में अगर परिवर्तन करेगा तो किसमें परिवर्तन करना पड़ेगा? अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 2 में किस तरह का परिवर्तन करेगा? जैसे देखिए सिक्किम को भारत में मिलाया गया। जैसे 1975 से पहले 1974 से पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, वह एक अलग देश था। तो सिक्किम 1974 में आके भारत से मिलता है। और भारत में क्या करता है? भारत 1974 में उसको क्या करता है? 35वें संविधान संशोधन के तहत, 35वें संविधान संशोधन मतलब CA, मतलब हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CA शॉर्ट फॉर्म में। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया? भारत को सह राज्य बना दिया। ये सिक्किम को भारत का क्या बना दिया? सह राज्य बना दिया। अब सह राज्य बनाने के लिए क्या करना पड़ा? भारत के कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन करना पड़ा? अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करके उसमें 2 का क जोड़ दिया गया, 2 का क जोड़ दिया गया, और इस हिसाब से सिक्किम को भारत का सह राज्य बने। जस्ट एक साल बाद सिक्किम को 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना दिया, भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। और इस हिसाब से सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया। कब? 1975 में। तो यह जो काम किया है, यह शक्ति किसके पास है? यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो सिक्किम को भारत में लाने का जो कानून व्यवस्था बनाया, संविधान में परिवर्तन किया, यह शक्ति किसके पास है? यह शक्ति है किसके पास? भारतीय संसद के पास, केंद्र में बैठे जो संसद है उसके पास। अब यह करने के लिए इसके बगल में जो भी राज्य है सब, जब सिक्किम सह राज्य बन गया तो फिर सिक्किम से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अब सिक्किम में क्या बदलाव करना है, सिक्किम का नाम परिवर्तन करना है, या सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री तक से नहीं पूछा जाएगा। यहां पर शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास यह शक्ति है। किसी क्षेत्र में का नाम बदलना है, राज्य की सीमा बदलनी है, यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अब देखिए दूसरा बात है, अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 कहता है कि राष्ट्रपति के बिना, राष्ट्रपति का कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर भी हम क्या कर सकते हैं? किसी ये जो भारतीय कोई भी राज्य है, भारत का कोई भी राज्य, कोई भी हिस्सा, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 अलग अलग राज्य बना सकते हैं, इसमें नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। यह सब करने के लिए संसद को क्या करना है? यह सब करने के लिए संसद को राष्ट्रपति की अनुमति की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अनुच्छेद 2 किसको शक्ति देता है? संसद को शक्ति देता है भारत के राज्य, क्षेत्र एवं उनके सीमा में परिवर्तन करने की। भारत के राज्य, क्षेत्र और उनके सीमा में परिवर्तन करने के। जैसे आपके पास एग्जाम्पल होंगे, जैसे देखिए 2000 ईस्वी में 3 ऐसे राज्य हैं जिसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन किया गया। जैसे मान लीजिए पहला था मध्य प्रदेश। पहला कौन सा राज्य था? अनुच्छेद 3 के तहत देखिए एमपी से किसको तोड़ के बनाया गया? छत्तीसगढ़ को। एमपी से तोड़ के छत्तीसगढ़ को 2000 कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में 1/11/2000 को क्या किया गया? मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से तोड़ के छत्तीसगढ़ को अलग एक राज्य बना दिया गया। दूसरा था यूपी के क्षेत्र से क्या किया गया? उत्तराखंड को, यूपी से उत्तराखंड को क्या किया गया? अलग कर दिया गया। 9 नवंबर 9/11/2000 ईस्वी को, 9/11/2000 ईस्वी को यूपी को अलग कर दिया गया।
यूपी से अलग कर दिया गया उत्तराखंड को। और तीसरा राज्य था बिहार, बिहार से किसको अलग कर दिया गया, बिहार से अलग कर दिया गया झारखंड को, बिहार से झारखंड को 28वें राज्य के रूप में इसको अलग कर दिया गया। कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह अलग कर दिया। तो ये जो तीनों राज्य को तोड़ के और 3 राज्य बनाया, यह शक्ति किसको देता है, यह शक्ति देता है संसद को। यह शक्ति संसद को कौन देता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 देता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, यह शक्ति संसद को अनुच्छेद 3 देता है। अब आगे है बारी अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 4 कह रहा है कि जब अनुच्छेद 4, 2 और 3 का हम लोग प्रयोग करेंगे, जैसे अनुच्छेद 2 है और 3 है, तो इसका जब हम लोग प्रयोग करेंगे, अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेंगे, तो अनुच्छेद 4 क्या करेगा, किसी जैसे प्रयोग में क्या करेंगे, वैसे मान लीजिए अनुच्छेद 2 क्या करता है, बाहर के किसी राज्य को मिलाना भारत के क्षेत्र में। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय राज्य को तोड़ना, उसके नाम और सीमा में परिवर्तन करना। तो यह सब करने के लिए किसके पास, किसकी अनुमति की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, तो यह अनुच्छेद 4 कहता है कि इन दोनों अनुच्छेद को 368 के क्षेत्र से, अनुच्छेद 368 से हम लोग बाहर रखें। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में चर्चा है, संशोधन के बारे में चर्चा है। लेकिन ऐसा संशोधन कोई भी करना होगा तो 368 यह अधिकार देता है कि सबसे पहले यह 368 में अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले तुमको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से। लेकिन इन दोनों अनुच्छेद को क्या किया, 368 के क्षेत्र दायरा से बाहर रखा गया। तो किसी राज्य में क्या है, भारतीय संविधान में क्या है कि इसके राज्य में, सीमा में, इसके अंदर में कोई परिवर्तन करता है तो वह कर देंगे। लेकिन अगर इसका राज्य अगर कोई बाहर जाना चाहेगा तो यह कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता उसके पास नहीं है। यह कानून और यह पावर किसी राज्य को नहीं है, यह पावर किसके पास है, संसद के पास है। संसद चाहेगा तभी ऐसा होगा और संसद कभी नहीं चाहेगा। यह शक्ति किसके पास है, भारत के देश के केंद्र सत्ता के पास है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं कि हम लोग अभी यहाँ पर अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग करते हैं कल्पना अखंड भारत की, अखंड भारत की। अखंड भारत की कल्पना करते हैं कि अखंड भारत था क्या, अभी क्या बचा है, अखंड भारत था क्या और अभी वर्तमान में बचा क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले अखंड भारत जो था 1813 में डूरंड रेखा द्वारा अफगानिस्तान से अलग हो गया। डूरंड रेखा द्वारा भारत, अखंड भारत का कौन सा हिस्सा अलग हो गया, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र ये अलग हो गया। कब, 1813 में, 1813 ईस्वी में डूरंड रेखा के माध्यम से, किस रेखा के द्वारा, डूरंड रेखा के द्वारा क्या हुआ, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र अखंड भारत से पहला टुकड़ा टूटा, पहला टुकड़ा टूट के अलग हो गया। दूसरा देखिए भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये जो म्यांमार वाला क्षेत्र है, बर्मा वाला क्षेत्र है, ये 1937 में, कब, 1937 में भारत से अलग हो जाता है। तो ये हो जाता है अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा, ये हो जाता है अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा। और तीसरा 1947 ईस्वी में, 1900 सबको पता है, 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में ये पाकिस्तान 2 टुकड़ा लेकर अलग हो जाता है। 1947 ईस्वी में पाकिस्तान कितने टुकड़ा लेकर, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये इसको बोलते हैं अभी जो हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ये कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, और ये था पश्चिमी पाकिस्तान। तो 1947 में भारत से 2 टुकड़ा और अलग हो गए। इस हिसाब से पहले 2 टुकड़ा जैसे अफगानिस्तान अलग हुए, बर्मा अलग हुए, उसके बाद भारत का 2 टुकड़ा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये पश्चिमी और ये पूर्वी पाकिस्तान, दोनों टुकड़ा अलग हो गए। तो अखंड भारत का अभी तक कितने टुकड़ा, 4 टुकड़ा भारत से अलग हो चुके हैं। अखंड भारत के कितने टुकड़े, 4 टुकड़े भारत से अलग हो चुके हैं। अच्छा, जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, भारत आजाद हो गया 1947 में, तो उस समय जो भारत के अंदर थे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे देसी रियासत थे। अब ये देसी रियासत या तो खुद चाहेंगे कि हम स्वतंत्र रहें या चाहेंगे पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें थी उस समय कि कोई भी राज्य चाहेगा कि हम उस पर, कोई भी जनता चाहेगा कि हम, या वहाँ के राजा चाहेगा कि हम देश पर शासन करें, किसी अन्य राष्ट्र से मिलना नहीं चाहेगा। तो जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय भारत के पास समस्याएं थी कि भारत जब आजाद तो उसमें 552 से अधिक देसी रियासत था। और इन देसी रियासत को क्या किया था, अंग्रेज ने 3 विकल्प दिया था, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या भारत में मिल जाइए, या स्वतंत्र देश बना लीजिए। या आप पाकिस्तान में मिल जाएं, या भारत में मिल जाएं, या स्वतंत्र देश बना लें। तो ये जो ऑप्शन दिया था अंग्रेजों ने, किसको,
इन छोटे छोटे देसी रियासतों को, तो इन देसी रियासतों को अंग्रेजों के द्वारा जो ये ऑप्शन मिला था, इनमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें थी। कुछ देसी रियासत चाहता था कि हम अपना स्वतंत्र राज्य बना ले, देश बना ले, कुछ देसी रियासत चाहता था हम पाकिस्तान में मिल जाए, और कुछ भारत में तो ऐसे ही मिल गया। तो जो इसको यूनाइट करने में प्रॉब्लम आया था, यूनाइट करने में प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पर संभव नहीं था कि फेडरेशन व्यवस्था बनाया जा सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यूनियन के बारे में पढ़ते हैं कि जिस समय यह देसी रियासत को भारत में मिलाना था, 552 रियासत को भारत में मिलाना था, उसके अंदर एक संघ का निर्माण करना था, तो वह जो संघ व्यवस्था थी उसकी मर्जी से हो नहीं सकता था, यह पॉसिबल ही नहीं था। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, यूनियन। अगर फेडरेशन व्यवस्था होता तो बीच बीच में कभी कभार क्या करता, कानून बनाकर देश, इससे राज्य क्या करता था, बाहर निकलने की कोशिश कर सकता था। यह बात उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय सरदार पटेल जी को भली भांति पता था। तो उन्होंने क्या किया, उस समय मिलकर 3 व्यक्ति मिलकर इसको यूनियन बनाने का कोशिश किया और इसको यूनाइट किया। आगे देखते हैं, जब देखिए यहाँ पर चर्चा के भारत में जब 552 देसी रियासत को मिलकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, तो सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी मिला कि आप इसको क्या बनाना है, यूनियन बनाना है। अब जब सरदार पटेल को इसकी जिम्मेदारी मिल गया कि हम भारत को क्या करेंगे, यूनियन बनाएंगे, तो सरदार पटेल और उसके साथ 2-3 व्यक्ति और जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया भारत को यूनियन बनाने, फेडरेशन से छोड़कर, फेडरेशन को छोड़कर क्या बनाने में, यूनियन बनाने। फेडरेशन व्यवस्था में कभी भी कोई भी राज्य से बाहर निकल सकता था और कभी भी इसको और टुकड़ों में तोड़ा जा सकता था, लेकिन उस समय की चालाकी सरदार पटेल और उनके साथ 2 व्यक्ति वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, भारत को फेडरेशन के अलावा इसको बनाया यूनियन, फेडरेशन को छोड़कर क्या बनाया, यूनियन। अब क्या करता है, यूनियन व्यवस्था से इसके अंदर जो भी राज्य एक बार शामिल हो गया वो कभी भी बाहर इससे नहीं हो सकता। ऐसा कोई कानून या इसके पावर को इस राज्य के पास कोई शक्ति दिया ही नहीं गया भारतीय संविधान में। तो आगे चलिए देखते हैं, उस समय देखिए इन लोगों ने सभी राज्य को तो भारत में मिला लिया। उस समय के अनुसार क्या किया, ये जो जितने छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासत थे, राज्य थे, उसको भारत में तो मिला लिया, ये तीनों व्यक्ति ने इसको भारत में मिला लिया, लेकिन 3 राज्य जो था वो अड़ गया अपने आप पर। वह 3 राज्य तैयार ही नहीं हुआ इसमें मिलने के लिए, राजनीतिक रूप से यह तीनों राज्य इसमें मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। पहला राज्य था हैदराबाद, पहला राज्य हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। अब इसको मिलाने में प्रॉब्लम आ रही थी, यह तीनों राज्य को भारत के अंदर शामिल करने में काफी ज्यादा कठिनाई आ रही थी। तो इन तीनों को जब मिलाने में काफी ज्यादा कठिनाई आ रही थी, तो सबसे पहले हैदराबाद की बात करें। हैदराबाद को क्या किया गया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या किया गया, यहाँ के जो हैदराबाद के जो निजाम थे उसको क्या किया गया कि यह बताया गया कि यहाँ हैदराबाद में क्षेत्रीय अशांति है, आंतरिक अशांति है, इसको शांत करने के लिए हम बाहर से पुलिस फोर्स की व्यवस्था करते हैं। आर्मी की नहीं, कह रहा है कि पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पर पुलिस भेज रहे हैं। और सरदार पटेल ने उस समय क्या किया, पुलिस की वर्दी में भारतीय आर्मी को पूरे हैदराबाद के क्षेत्र में भेज दिया और पूरे हैदराबाद पर क्या किया, कंट्रोल कर दिया, पूरे हैदराबाद पर कंट्रोल कर लिया। तो इस तरीका से इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो, इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया, हैदराबाद को क्या किया, भारत के साथ मिला लिया। देखिए ये हैदराबाद वाला क्षेत्र है, हैदराबाद वाले क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के जो निजाम थे ये भारत में नहीं मिलकर ये जाना चाहता था पाकिस्तान, ये जाना चाहता था पाकिस्तान। इसको किसके तहत मिला लिया गया, ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार पटेल ने क्या किया, पुलिस की वर्दी में यहाँ पर आर्मी भेजकर पूरे हैदराबाद पर नियंत्रण बनाया और इसको पाकिस्तान में मिलने से रोका। दूसरा समस्या था जूनागढ़। जूनागढ़ वाला क्षेत्र ये है, गुजरात का यह वाला क्षेत्र जूनागढ़, यह भी यहाँ के जो निजाम थे ये भी चाहता था कि हम पाकिस्तान में जाके मिले, लेकिन जूनागढ़ में जो था निजाम वह था मुस्लिम, लेकिन यहाँ की जनसंख्या था हिंदू, यहाँ का जनसंख्या था हिंदू। तो उस समय क्या किया गया, वहाँ के लोगों के पास एक फेडरेशन तैयार किया गया, फेडरल तैयार किया गया और उसमें जनमत संग्रह कराया। और जनमत संग्रह के तहत जूनागढ़ को, वहाँ के लोग जो है भारत में रहना पसंद किया, तो जूनागढ़ को उस हिसाब से जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। तो ये दोनों राज्य तो निपट गए, ये दोनों राज्य को भारत में इस हिसाब से मिला दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बारी आई तो यहाँ के उस समय के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह थे हिंदू राजा,
डोगरा के शासक थे, ये हरि सिंह जो थे हिंदू राजा थे। लेकिन यह चाहता था कि ना हम पाकिस्तान में मिले और ना ही भारत में मिले, तो यहाँ ज्यादा खतरा नहीं था उस समय के हिसाब से, कि यह तो किसी राज्य में मिलना ही नहीं चाहता था, इस पर ज्यादा कोई जोर दिया नहीं। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, यहाँ के राजा हरि सिंह उस समय चाहता था कि हम स्वतंत्र राष्ट्र बनाएं, इसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब यह चर्चा चल ही रही थी तब क्या किया, 1947 के समय में, 1947 के समय में ही 48 में ये भारत के पाकिस्तान के घुसपैठी क्या किया, इस जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया। और जम्मू कश्मीर पे जैसे ही अटैक कर दिया तो यहाँ के राजा हरि सिंह जो थे वह डायरेक्ट भागे भागे आते हैं किसके पास, जवाहरलाल नेहरू के पास, हमें बचा लीजिए। और उस समय मजबूरन उसको भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। और इसी हिसाब से सब पंडित ये सरदार पटेल के सामने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर भारतीय क्षेत्र में शामिल हो गया, भारत के अंदर शामिल हो गया। अब देखिए भारत पूरा संपूर्ण भारत तैयार हो गया, सभी भारत को यूनाइट कर दिया गया इन सभी नेताओं के द्वारा। अब जब भारत जब यूनाइट हो गया तो इसके अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे, इनको 4 ग्रुप में बांट दिया गया। छोटे छोटे जो राज्य थे इनको 4 ग्रुप में बांट दिया गया। वह 4 ग्रुप क्या था, उसको 4 ग्रुप को कैसे बांट दिया गया, तो उसको बांटा गया ए बी और सी करके, ए बी सी डी करके। जैसे देखिए यहाँ पर इन सभी देशी रियासत को मिलाकर क्या किया गया, ए बी सी डी ग्रुप में बांट दिया गया। वह ए बी सी डी ग्रुप था। पहला ए ग्रुप जो था उसमें था जैसे वह क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश प्रोविंस था, ब्रिटिश सत्ता था, तो वहां राज्य जहां पर क्या था, अंग्रेजों का शासन था, इसकी संख्या थी 9। उसके बाद प्रिंसली स्टेट, बी कैटेगरी में किसको रखा गया, प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट में क्या आता, वह राज्य जहां पर देशी रियासत जो पहले से यहाँ के निजी रजवाड़े थे, तो उसकी संख्या भी 9 थी। उसके बाद था कमिश्नरी, वैसा क्षेत्र, जैसे वैसा राज्य क्षेत्र जहां के मुख्य शहर पर ही अंग्रेज का नियंत्रण था, पूरे राज्य पर नियंत्रण नहीं था, उसके कुछ कुछ मुख्य शहर पर क्या था, अंग्रेज का नियंत्रण था, तो उसको कहा जाता है कमिश्नरी। तो ये सी क्षेत्र हो गया। और अगला था डी, यूनियन टेरिटरी, जहां पर अंग्रेज का शासन नहीं, किसी और अन्य विदेशी शासक का सत्ता था, तो वैसे स्टेट को कहा गया यूनियन टेरिटरी। तो ये 4 प्रकार के राज्य उस समय थे, 4 प्रकार से राज्य क्षेत्र उस समय बांटे गए थे भारत के अंदर। सभी राज्य को मिलाने के बाद भारत के अंदर कितने प्रकार से राज्य बांटे गए थे, 4 प्रकार से, ए बी और सी डी कैटेगरी के अंदर। देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश स्टेट में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला क्षेत्र, देखिए ये है ब्रिटिश, पीला कलर का जो है, पीला कलर का दिख रहा है, ये ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये सब था प्रिंसली स्टेट, यानी भारतीय रजवाड़े यहाँ पर राज कर रहे थे। लेकिन इन सभी को यूनाइट करके एक करना था, इन सभी को, जो प्रिंसली स्टेट था, जो ब्रिटिश एम्पायर के पास था, ये सबको मिलाकर एक यूनाइट भारत बनाना था। ये थी उस समय की समस्या। आगे देखिए, आगे है, उसके बाद देखिए जब ये भारत के अंदर शामिल हो गया, सभी प्रिंसली स्टेट और ये देशी रजवाड़े जब भारत के अंदर शामिल हो गया, तब आती है भारत के अंदर संशोधन की बारी। तब आती है भारत के अंदर संविधान के अंदर कुछ कुछ दिक्कतें, जैसे राज्य का बंटवारा, राज्य का पुनर्गठन, इसमें दिक्कतें आती है। तो राज्य का जो पुनर्गठन हुआ, राज्य के अंदर जो समस्याएं आई, उसके अंदर कुछ कुछ दिक्कतें आना शुरू हो गया। कुछ कुछ दिक्कतें आना इस तरह से शुरू हुआ, जैसे देखिए भारत का जो तेलुगु वाला क्षेत्र था, वहां पर क्या हुआ कि वह लोग चाहते थे कि हमको अलग कर दिया जाए, किसके हिसाब से, भाषा के हिसाब से। इसके लिए क्या किया, एसके धर एक कमेटी तैयार करता है। तो इसके लिए एसके धर एक कमेटी तैयार करता है और इस कमेटी में क्या करता है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1948 में सबसे पहले कौन सा कमेटी आता है, एसके धर कमेटी। और इसी कमेटी का विरोध करने के लिए एक और कमेटी तैयार होता है कि भाषाई आधार पर अगर हम राज्य को अलग करेंगे तो देश के अंदर विद्रोह पैदा हो सकता है। और यह सोचते हुए कि सभी राज्य चाहेगा हमको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, जिससे क्या होगा कि इस पर नियंत्रण करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और यह सब सोचते हुए क्या किया, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीता रमैया, ये तीनों मिलकर क्या किया, ये तीनों मिलकर इनके विरोध में एक कमेटी तैयार किया जिसका नाम रखा गया जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल, इनके विरोध में एक कमेटी लाया, तो इसको क्या कहा गया, जेवीपी समिति। और 1952, लेकिन यह समस्या खत्म नहीं हुई, भाषाई आधार पर राज्य का गठन का समस्या अभी समाप्त नहीं हुआ। 1952 ईस्वी में कौन आता है, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए
आता है पोट्टू श्री रामालू। पोट्टू श्री रामालू, ये आप तस्वीर में इसको देख सकते हैं, पोट्टू श्री रामालू। तो ये पोट्टू श्री रामालू क्या किया गया, भूख हड़ताल पर बैठ गया, भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहने के कारण इसका जो है मृत्यु हो जाता है। 56 दिन तक ये पोट्टू श्री रामालू का मृत्यु हो जाता है भूख हड़ताल पर 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को भारत सरकार को मजबूर होकर अधिक विरोध बढ़ जाने के कारण क्या होता है, भाषाई आधार पर क्या करना पड़ता है, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, एक अलग राज्य जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश का पहला भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना मजबूरी बन जाता है उस समय 1953 में भारत सरकार के लिए। तो ये जेबीपी समिति उस समय भाषाई आधार पर जिसका विरोध कर रहा था उसकी मजबूरी कब फांसी बन गया, ये हो गया पोट्टी श्री रामालू का जो विरोध था भारत सरकार के सामने यह समस्या सामने आने लगी और इस हिसाब से उसके बाद फिर से क्या हो गया, राज्य पुनर्गठन आयोग चालू होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की शुरुआत होती है। तो 1955 उसके बाद आता है 1953 में फजल अली आयोग, उसके बाद आता है 1953 में फजल अली आयोग। तो पहला भाषा आधार पर राज्य गठन होने वाला कौन था, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन होने वाला कौन था, आंध्र प्रदेश। कब हुआ, 1953 में। उसके बाद आता है फजल अली आयोग। इसमें क्या किया, फजल अली आयोग में किस चीज का मांग रखा गया, भाषाई आधार पर राज्य को गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें अपने रिपोर्ट कब जारी किया, 1956 में। और राज्य का फिर से गठन तैयार हो, जो राज्य पहले से था उसको क्या किया जाए, फिर से पुनर्गठित किया जाए। और इसके लिए कब इसका रिपोर्ट जारी किया गया, 1956 में। आया यह आयोग 1953 में ही यह कमेटी बना था, लेकिन अपनी रिपोर्ट शामिल करता 1956 में। तो भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए जो रिपोर्ट मिला, यह कब मिला, 1956 में। और इसको संविधान में क्या किया, संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में इस चीज को लागू कर दिया गया। इसको क्या कर दिया, फजल अली आयोग को लागू कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि फजल अली आयोग किस चीज से संबंधित है, फजल अली आयोग किस चीज से संबंधित है। तो यह भाषाई आधार पर किस आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन को फिर से 1956 में लागू किया गया, संविधान के अंदर संशोधन किया गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फजल अली आयोग। तो ये फजल अली आयोग का काम था। और इसमें क्या किया गया, फजल अली आयोग के आने के बाद, इसको लागू होने के बाद संविधान के अंदर जैसे ही यह फजल अली आयोग लागू होता है, उसके पहले जो हम लोग ABCD कैटेगरी में राज्य को बांट दिया गया था, ये वाला जो प्रावधान था इसको समाप्त कर दिया गया, इसको वहीं पर समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, हम लोग लगभग पॉलिटी का पहला पार्ट जो मुख्य पार्ट था उसको हम लोग कवर कर लिया। अब इसका हम लोग MCQs लगाएंगे कुछ देर बाद। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, फिर से बाय बाय।